जय हिंद दोस्तों। हम आज 5वां क्लास है संविधान का, जिसमें पिछला वीडियो में आपको एनआरसी, पासपोर्ट और पब्लिक रजिस्ट्रेशन ये सब सारा बता दिए थे, जिसको मैं आपको एनआरआई के बारे में भी बताए थे, पासपोर्ट के भी बारे में बताए थे, वीज़ा क्या होता है, एनआरसी कब लागू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में एनआरसी लागू करने की बात किया था और 2015 से इसका 2 लिस्ट जारी किया गया था, जिसमें 30 डॉक्यूमेंट खोज रहे थे। 30 डॉक्यूमेंट में से आपको कोई न कोई आपका एक पहचान पत्र होना चाहिए जो 24 मार्च 1971 से पहले का हो। उससे आपको तहत आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। और उसके बाद हम आज भाग 3 के बारे में बात करेंगे। भाग 3 संविधान का वह भाग 3 है जो हमारा नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग 3 ही है, जिसमें मूल अधिकार की बात किया है। मूल अधिकार वो होता है जो हमारा अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता, इसी को हम मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार यह अमेरिका के संविधान से लाया गया है और मूल अधिकार एक ऐसा मूल अधिकार है जो हमें किसी भी परिस्थिति में हमें इसका रक्षा मूल अधिकार का सुप्रीम कोर्ट करता है और अनुच्छेद और 226 अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट करता है और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है हमारा मूल अधिकार का रक्षक। हाँ, मूल अधिकार निलंबित हो सकता है, यह अधिकार राष्ट्रपति का है। मूल अधिकार निलंबित कर सकते हैं, वह राष्ट्रपति कर सकते हैं। वो भी जिसके में से 20 और 21 जो मूल अधिकार है वो छोड़कर, ये हम आगे बताएंगे 20 और 21 कौन सा अनुच्छेद में कौन सी बात कहा गया है। और पूरी तरह से खारिज, जिसे मूल अधिकार पूरा समाप्त कर सकता है, वह संसद को पावर दिया गया है। हमारा मूल अधिकार पूरी तरह से खत्म कर देगा, रोक लगा देगा, वह संसद का अधिकार है। उसी को दिया गया है कि आप इसको मूल रूप से इसे बंद कर सकते हैं। और जिसको में मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 है, जिसको में 12 अनुच्छेद में कहा गया है, राज की बात किया गया है। राज, ये आप समझिए कि राज उसे कहते हैं, ये एक राज होता है राज स्टेट, जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, ये सब राज की बात नहीं करता है। राज, इसमें उस राज की बात कहा गया है कि जो अपना ही नियम कानून और अपना ही कर्मचारी को भर्ती कराता है, जिसका रूल सारा चीज अपना ही चलता है, वह खुद अपने से वेतन करता है, खुद कर्मचारी को निकालता है, वह एक अपने में ही राज है। जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, ये अपने में एक राज है। बिजली विभाग, ये अपने में राज है। रेलवे, ये अपने में ही एक राज है, उसका नियम कानून रेलवे में ही लागू होगा। ये राज अलग ही होता है। आप ये राज का मतलब न समझिए कि बिहार राज की बात कर रहा है, चाहे और कोई अदर स्टेट, भारत के 28 स्टेट की बात कर रहा है। ये राज की बात इस 12 अनुच्छेद में नहीं करता है। ये राज को यह कहता है कि आप कर्मचारियों को ऐसा नियम कानून बनाए जिससे उसका मूल अधिकार प्रभावित न हो। जैसे कोई कहेगा रेलवे में कि हिंदू को कहेगा कि टीका नहीं रखिए, टीका नहीं ले, पंजाबी को कहेगा कि आप पगड़ी बांध के ड्यूटी नहीं आ सकते हैं। ये सब रूल रेगुलेशन हटाने के लिए किसी को मूल अधिकार प्रभाव में आता है, जिसके कारण मूल अधिकार को या स्टेट को साफ साफ कह दिया है कि आप ऐसा कानून नहीं बनाए जिसके तहत नागरिक को मूल अधिकार में दिक्कत हो। और अनुच्छेद 13 में कहा जाता है, यदि कोई स्टेट किसी का मूल अधिकार उसे प्रवाहित करता है तो वह मूलतः वह अल्पीकरण कर देता है, माने खत्म कर देता है। अनुच्छेद 13 के तहत यह डायरेक्ट इसे अल्पीकरण कहा जाता है। इसी तरह से 3 तलाक था। 3 तलाक जो था वो अभी भी 3 तलाक है, लेकिन एक जो था कि 3 बार तलाक बोलने के कारण अपनी मुस्लिम समाज में यह नियम बन गया था, अपनी वाइफ को अगर 3 बार तलाक बोल देते थे तो वह नियम के तहत वह पत्नी को तलाक कर दिया जाता था। लेकिन अभी तलाक का जो नियम है वो 15-15 दिन पर स्टेट बाय स्टेट बोला जाता है। वह मौलवी चाहे मौलाना जो भी उन लोग में होते हैं, वह
90 दिन के अंतराल में तलाक बोलने के लिए कहते हैं और फिर पूछते हैं कि आप इनके साथ रहना चाहते हैं कि नहीं, वो मौका देते हैं। लेकिन एक तलाक जो था, जो 3 बार बोलने के बाद तलाक तलाक कहने पर उनकी वाइफ से तलाक हो जाता था। इसी कारण यह किसी का मूल अधिकार प्रवाही था, इसलिए 3 बार तलाक तलाक के बाद तो था उसे खत्म कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि तलाक खत्म हो गया है, तलाक है, लेकिन यह 3 तलाक जो है वह 90 दिन का स्टेट है। को एक तलाक जो है 3-3 महीने 6-6 महीने के अंतराल पर कर दिया गया है। लेकिन ये मौलवी लोग हैं, ये नियम लागू कर दिए थे कि अब किसी को भी 3 बार तलाक तलाक बोल देंगे तो वह रिश्ता खत्म हो जाता था या किसी से मूल अधिकार छीन लेता था। इसीलिए अनुच्छेद 13 के तहत वह अधिकार हटा दिया गया था। आज अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समान संरक्षण की बात करता है। विधि का मतलब होता है कानून। कानून के समान सब बराबर हो, चाहे वह मंत्री हो, चाहे वह भारत की जनता हो, या कोई आम नागरिक हो या कोई भी गलती हो, तो वह सबके, जो मंत्री को सजा मिलेगा वही आम पब्लिक को मिलेगा। ये नहीं कि वह मंत्री है तो उनको सजा अलग मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि विधि के समान संरक्षण की बात किया गया है। और एक होता है विधि के समान सुरक्षा की बात किया गया है। विधि का समान संरक्षण की बात ब्रिटेन से लाया गया है। अब कानून के समान संरक्षण की बात अमेरिका से लाया गया है। और अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म और जन्म स्थान को लेकर अब किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। वह सार्वजनिक स्थान पर जाति, धर्म, जन्म स्थान को लेकर अब किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और एक धर्म, जिसके कारण पहले होता था कि वह छोटे जात का है, अभी भी भारत में है कि कहीं कोई बिहार यूपी के जाते हैं कमाने, वहाँ उन्हें जन्म स्थान पर उन्हें कहा जाता है कि तुम बिहारी हो, ऐसा हो, ऐसा नहीं कि बिहार में लोग सब गलत ही हैं। और बिहार वह जगह है कि यहाँ से गांधी जी चंपारण से आंदोलन जब चालू किए थे तो पूरा भारत को ही आजाद कर दिए थे। इसलिए बिहार को कोई अलग दृष्टि से देखते हैं हम। यही अनुच्छेद 15 कहता है किसी को जाति, धर्म और जन्म स्थान पर भेदभाव न करें, जिसके तहत उच्च नीच का भेदभाव के हटाने के लिए अनुच्छेद 15 कहता है। और अगर यदि आपको साथ कोई भेदभाव करता है, जिसके तहत आपको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट एक्शन लेता है। कोई भी केस पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, फिर वह हाई कोर्ट में जाता है, फिर वह सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इसको चलते कुछ पैसे के राशि होता है, जिसके कारण वह, अगर बकरी चोरी है तो थाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही हो जाता है। अगर कोई मर्डर वर्डर हो गया है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता है। कुछ ऐसा केस है जो प्रोसेस होता है, लेकिन मूल अधिकार ऐसा अधिकार है जो डायरेक्ट इसका सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही करता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत करता है और ये हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत करता है। और इसके बाद अनुच्छेद 16 में कहा जाता है लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब होता है कि नौकरी में आपको सबके लिए बराबर अधिकार है, जिसके तहत कुछ पिछड़े वर्ग के लोग को लिए कुछ छूट दिया गया है। यह सकारात्मक सोच है, जिसके तहत कुछ लोगों को छूट दिया जाता है। जैसे SC ST जाति वाले को ये सब की छूट अधिक दिया गया है, क्योंकि वह जब भारत आजाद हुआ था तो लोग बहुत ही पिछड़े थे। इसी के कारण उनको, हम तो कहते हैं कि आरक्षण सभी को है। आर्थिक स्थिति पर जनरल को भी है 10% के आरक्षण बनाना। कौन सी ब्लॉक में जाइए 1500 दीजिए, आप अमीर भी रहेंगे तो आपको वह 30,000 के भी सालाना बना देगा। इसीलिए कहते हैं कि आरक्षण तो सभी को है, लेकिन कुछ पिछड़ी जाति के लिए सरकार बहुत ही छूट दिया है, जिस कारण आरक्षण के लिए बहुत से विवाद भी होते हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए। ऐसा बात नहीं है, सभी को आरक्षण दिया जाता है। और OBC के भी आरक्षण हो गया है। OBC के अब 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। इसीलिए यह सकारात्मक सोच, यहाँ सरकार ने कहा कि सकारात्मक सोच रखिएगा तो आपको ठीक है। यदि आप सोचते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं एक उदाहरण की ट्रेन पर जा रहे हैं, जिसके तहत हमको सीट मिल गया है,
उसी बीच कोई गर्भवती महिला हो, चाहे विकलांग पुरुष या महिला हो, आप उस सीट पर उठना आपको फर्ज है। वो सकारात्मक सोच है, वो तो सीट है ही है, पुरुष सीट है, लेकिन फिर भी आपको उठना पड़ेगा। इस सकारात्मक सोच के तहत हमारा देश आगे चलेगा। उसके बाद 17 अनुच्छेद में कहता है अस्पृश्यता के अंत। अस्पृश्यता का मत होता है कि आप छुआछूत के भेदभाव न करें। हाँ, छुआछूत जाति और धर्म देख के जो भी व्यक्ति करता है कि वह नीच जाति का है, वह उच्च जाति का है, इसको चलते आप एक्शन ले सकते हैं। पहले सुनते थे कि हर दिन दलित लोगों को झाड़ू बांध दिया जाता था पीछे, वह चलते थे तो उनको कदमों से जो भी झाड़ू से मिटर जाता था। पहले केरल में एक जगह है जहाँ पे लड़कियों को आस्तन कपड़ा नहीं पहनने पड़ता था, और कोई लड़की अगर आस्तन ढाकती थी तो उसको बदले वह ब्राह्मणों लोग को टैक्स देते थे। इसे भी खत्म कर दिया गया। अगर यदि इस तरह से कोई भेदभाव अभी भी करता है तो उसको तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। और इस तरह से जाति धर्म पर कोई भेदभाव न करें, सब एक समान की कहता है अनुच्छेद 17 की, सब आप किसी से छुआछूत मत करें। यदि कोई कहता है कि छुआछूत कोई बीमारी के समय वह कर सकता है, किसी को कोरोना हो जाएगा तो उसमें तो करना अनिवार्य है ना, क्योंकि वो बीमार है, और बीमार में सरकार ही कहता है कि दूरी बना कर रहे, इसलिए कहते हैं कि लेकिन कोई जाति देखकर, कोई छोटी जाति देखकर उसे नहीं कर सकते। हम तो कहते हैं कि छोटी जाति कैसे अशुद्ध हो गया, बड़ी जाति में अगर ज्यादा शुद्धता है तो छोटी जाति को छूकर उसे शुद्ध बना दिया जाए। अगर आपको में ज्यादा पावर है तो छोटी जाति को छू के आप शुद्ध कर दीजिए। अगर छोटी जाति को ज्यादा पावर है ना कि आपको छूते के साथ वह अशुद्ध हो जाता है, इसीलिए अनुच्छेद 17 में कहा गया कि अगर कोई आपको भेदभाव छुआछूत करता है तो उस पर भी कार्रवाई कर दिया जाएगा। और अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। पहले सुनते होंगे कि राजा श्री धीराज पधार रहे हैं, ऐसे करके बहुत सारे लोग को उपाधि दिया जाता था, लेकिन यह उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अभी दरोगा शिक्षा और सेना में ही सिर्फ दिया जाता है। अब किसी नाम के पहले पहले बहुत सारे नाम के आगे उपाधि जोड़ दिया जाता था, इसलिए उपाधियों का अंत 18 में कहा गया है। 19 में बोला गया है, विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद 19 में दिया गया है। इसको में बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, आरटीआई को सवाल जाने का है, उसका जवाब देने का अधिकार है, अनेक प्रकार के इसमें अधिकार दिया गया है। इसके तरह मीडिया वाला भी आता है, अनुच्छेद 1 में ही आता है, 19 के 1 में ही आता है। इसको में आप अगर कोई सरकार काम करवा रहा है, सड़क पास करवाई है या कितना का प्रोजेक्ट है आपको ये पता नहीं है, तो वह आरटीआई ब्लॉक में जाकर आप केस कर सकते हैं, जिसके तहत आपको सारा विवरण दे दिया जाएगा। यदि कोई मुखिया कॉलोनी वगैरह ये सब में कुछ पैसा कमाता है, कितना कॉलोनी में हमारा पैसा आया था, कितना हमारा होना चाहिए, तो वो सब आरटीआई के तहत आप जान सकते हैं। यदि कोई मंत्री कोई काम नहीं कर रहा है तो मीडिया वाला जाकर बोलते हैं कि आप ये काम क्यों नहीं किए, उन्हें 19(1) के तहत ही अधिकार दिया गया है। अभिव्यक्ति, आप किसी भी काम को व्यक्त कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि हम ये कार्य गलत है यहाँ पे हो रहा है, तब उस जगह पर जाके कह सकते हैं नहीं आप ये गलत बना रहे हैं। यदि कोई गांव में लली बनता है तो 2 नंबर ईटा का बना देता है, सीमेंट कम डालकर बालू ज्यादा मटेरियल में डालता है, पता चलता है बरसात आते आते ही लली ढह गया। इसलिए आप अभिव्यक्त कर सकते हैं कि आप इस तरह से काम क्यों करते हैं, इसको आपको सरकार ही छूट दिया है। हम तो कह रहे हैं कि भारत में कम 100 में से 70% को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। इसीलिए जागरूकता होना जरूरी है। जब हम भारत में रह रहे हैं तो भारत के संविधान को भी जानना जरूरी है कि किस तरह से हम रहें। और इसके तहत अब तो इतना सरकार छोड़ दिया है कि 112 भी इधर आ गया है। जरा से भी कोई दिक्कत होता है तो 112 पर कॉल कर देता है, तुरंत एक्शन लिया जाता है। और अनुच्छेद 19 के 2 में कहा गया है कि आप सभा कर सकते हैं, वो भी बिना हथियार के कर सकते हैं। अगर सभा कोई चीज का आपको सभा करना है, अगर कोई सामाजिक मुद्दे पर आप सभा करते हैं तब कर सकते हैं कि ये साल क्या होगा दुर्गा पूजा में, चाहे दीपावली
में क्या होगा, या होली में क्या होना चाहिए, रामनवमी में क्या होना चाहिए, इस बार किसको हम नेता मुखिया के चुनाव कर सकते हैं, अनेक प्रकार की आप सभा कर सकते हैं। छोटा मोटा कार्य भी घर परिवार में शादी विवाह होता है, उसमें भी सभा होता है। इसलिए सभा करना सरकार भी सामाजिक मुद्दे पर ठीक बताया है। अगर आप सभा कर सकते हैं तो आप एक संगठन का भी निर्माण कर सकते हैं। जैसे आप सुने होंगे कहीं पे दुर्गा कमेटी, लक्ष्मी कमेटी, जब पूजा भवन होता है, चाहे किसी भी मुस्लिम पार्टी का हो चाहे किसी को भी हो, वह सब संगठित होकर एक संगठन का भी निर्माण करते हैं, आगे व्यक्त करते हैं, फिर सभा करते हैं, फिर संगठन बनाते हैं। संगठन इसलिए कहा जाता है कि एक दूसरे को साथ दिया जाए, इसलिए संगठन का निर्माण किया जाता है। और 19(4) में कहा गया है कि आप चारों ओर घूर सकते हैं। अगर आपको बिहार के रहने वाले हैं तो आपको कश्मीर जाना है, चाहे गुजरात जाना है, चाहे कन्याकुमारी जाना है, तो आप आराम से जा सकते हैं। इन्हें कि आप यहाँ के हैं तो आप दूसरा राज्य में नहीं जा सकते हैं, आप चारों तरफ घूर सकते हैं। 19(5) में कहा गया है कि आप घूरने गए, आपको वहां जगह पसंद हो गया तो आप वहां बस भी सकते हैं। 19(5) में कहा गया कि आप बस भी सकते हैं, आपको पसंद पड़ गया कि हम यहाँ बस जाएंगे तो आप वहां बस भी सकते हैं। 6 महीना, साल भर, 2 साल, जितना साल आपको रहना है वहां रह सकते हैं। यदि आपको मन किया कि नहीं हम यहाँ जमीन खरीद के रह सकते हैं तो आप वहां जमीन भी खरीद सकते थे। पहले जम्मू कश्मीर में आप भूमि नहीं खरीद सकते थे, लेकिन जब से 370 हटा है तो अब जम्मू कश्मीर में भी जमीन खरीद सकते हैं, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। उसे 370 की दर्जा हटा दी गई है। अगर आप उधर जम्मू कश्मीर में जाए, चाहे गुजरात में जाए, कहीं पे भी आप जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन जमीन जो भूमि होता था, संपत्ति का अधिकार 19(6) में कहा गया है। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन इसमें मूल अधिकार होने से सरकार को बहुत दिक्कत होती थी। रोड या रेलवे लाइन बिछाने में लोग कहते थे कि ये हमारी आखिरी निशानी, हम ये जमीन नहीं देंगे, जिसकी तरह सरकार को बहुत दिक्कत होती थी रोड पास ले जाने में, कोई भवन बनाने में। अगर भवन है, थोड़ा सा जगह कम रहा तो जनता, आम जनता नहीं देती थी। इसके चलते मोरारजी देसाई ने 44वां संशोधन सन 1978 में 44वां संशोधन सन 1978 में इसे संशोधित कर दिया कि मूल अधिकार आपको कोई जनता, आम जनता चाहे मंत्री नहीं खरीद सकती है, लेकिन जब सरकार के जरूरी पड़ेगा तो कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार कब अधिकार बना दिया गया? 44वां संशोधन सन 1978 में। उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई। इसने कहा कि अगर आपका जमीन है तो उसको बदले हम आपको कुछ जो पैसा होता है वो पैसा हम देंगे, वो जमीन हमारा हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार में भूमि भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकता है। गाड़ी हमारा थोड़ी है, वो सरकार का ही है। जब भी उसको जरूरी पड़ेगा तो वो गाड़ी लेके चल जाएगा। जब भी आप इलेक्शन में सुनते होंगे कि फलाना जी के गाड़ी चल गया, अब इलेक्शन बाद आएगा। इसीलिए पहले संपत्ति का अधिकार था कि हमसे कोई नहीं छीन सकता था, लेकिन अब सरकार हमसे छीन लेती है। यह किस तहत 44वां संशोधन किया गया सन 1978 में। मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। और 19(7) में कहा गया है कि आप व्यवसाय भी कर सकते हैं। आप पहले 19(a) में कहा कि आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं। दूसरा में कहा गया कि आप सभा कर सकते हैं। तीसरा में कहा गया संगठन बना सकते हैं। और चौथा में कहा गया कि आप चारों ओर घूर सकते हैं। और 5वां में 19(5) में कहा गया कि आप वहां बस सकते हैं। और 19(6) में कहा गया कि आप वहां संपत्ति भी खरीद सकते हैं। और 19(7) में कहा गया कि आप व्यवसाय भी कर सकते हैं। और इस तरह अनुच्छेद 19 के 7 प्रावधान था, जिसको मैं आपको हम बता दिए। और इसके बाद अनुच्छेद 20 आता है। इसको में बोला गया है इसमें 3 प्रकार की संरक्षण दिया गया है। 19-20 में 3 प्रकार की संरक्षण दिया गया है। पहला, एक गलती का एक सजा। यदि कोई व्यक्ति कोई गलती करता है
उसे एक बार ही सजा दिया जाएगा। इन्हें कि लालू यादव घोटाला किए, अब विपक्ष वाला आवाज दिए करे लालू जी तो घोटाला किए थे, चलो इसको फिर जेल में डाल देते हैं। नहीं, जब वो गलती किए तो उनको सजा मिल गया, फिर उनको लिए दूसरा सजा नहीं हो सकता। इसलिए एक गलती को एक सजा। कोई व्यक्ति कहते हैं एक मर्डर करें चाहे 10 मर्डर करें, मेरा तो गलती एक ही ना है, मेरा तो इसलिए नहीं। ये भरम में फिल्मी दुनिया में होता था, एक गलती की एक सजा। अगर आप एक मर्डर करेंगे तो आपको सब यही सोचेगा कुछ बात होगा, जज भी समझता है कि चलिए कुछ भावुक हो गया, कुछ ऐसा परिस्थिति हो गया होगा कि मर्डर कर दिया। लेकिन लगता है ये 2-3 को मार देंगे तो आपको डायरेक्ट फांसी हो जाएगी। इसलिए बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन यह फिल्मी दुनिया में हो सकता है, रियल में बहुत दिक्कत है। इसलिए ये डायलॉग के रहने दीजिए, अपने जीवन में कभी नहीं अपनाएं। दूसरा 20(2) में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तारी से जब वह कैदी छूटता है तो उसे गवाही के रूप में आप पेश नहीं कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पुलिस आपको मार के बरियारी गवाही पेश करवा देता था कि बोलो कि हम ही चोरी किए हैं। अब यह प्रावधान हट गया है। क्या पुलिस आपको पुलिस रिमांड पर पीट रहा था, आप गाछ लीजिए कि हाँ हमने किया है। जब वहाँ आप सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, चाहे हाई कोर्ट में, वहाँ वकील के सामने कह दीजिए कि हमको पुलिस मार रहा था, इसलिए हम झूठी गवाही दिया है, कि अपनी द्वारा दी गई गवाही वह कोर्ट में मान्यता नहीं होगा। इसके तहत आपको कभी भी कोई पुलिस मारता हो या कहता हो कि तुम एक काम किया हो, तो आप कह दीजिए कि जी हम किए हैं। जब आप कोर्ट में जाएं ताकि आपको सामने वकील पूछे या जज पूछे कि आपने एक काम किया, तो आप साफ साफ बोल दें कि हमें ये मार रहे थे, आप टॉर्चर कर रहे थे। इस तरह से पुलिस को नौकरी भी जा सकती है। और लिखित भी गवाही ये नहीं चलेगी